इतिहास के कुछ पन्ने ना जितनी बार पढ़ो हर बार एक नया राज खोलते हैं। आज हम एक ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी चैप्टर के अंदर जाने वाले हैं। एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर रख देने की ताकत रखी थी, लेकिन अचानक बुझ गई। आज हम बहुत गहराई से समझेंगे उन कारणों को, उन दबे हुए सच को जो अक्सर हिस्ट्री की किताबों में छुपे रह जाते हैं। 1857 एक ऐसा साल जिसने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया था। पहली बार इंडिया ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक साथ खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ये क्रांति फेल हो गई। आखिर क्यों? कौन था इस क्रांति का असली विलन? क्या वो बाहर से आए अंग्रेज थे या फिर हमारे अपने? तो चलिए इस डीप हिस्टोरिकल मिस्ट्री को डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस महाक्रांति के बैकग्राउंड से। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई थी, राइट? लेकिन 1850s तक आते आते उन्होंने यहाँ के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को पूरी तरह जकड़ लिया था। अब ये गुस्सा कोई एक दिन में तो भड़का नहीं था। एक तरफ भारी टैक्सेस और दूसरी तरफ लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। आम जनता और राजा दोनों ही परेशान थे, लेकिन आग में घी का काम किया एक स्पेसिफिक चीज ने, पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल। अफवाह ये थी कि इन राइफल्स के जो कार्ट्रिजेस हैं उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है और इन्हें यूज करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। सोचिए, जब बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसका खुलकर विरोध किया तो इस एक इंसिडेंट ने पूरे देश की रगों में चिंगारी दौड़ा दी। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों ही सैनिकों को लगा कि ये सीधा उनके धर्म पर हमला है। और फिर ये आग ऐसी फैली कि रोके नहीं रुकी। 10 मई 1857 मीरठ में 85 सीपॉइज को उन कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना करने पर सीधा जेल में डाल दिया गया। रिजल्ट? क्रांतिकारियों ने जेल तोड़ दी और दिल्ली की तरफ निकल पड़े। अगले ही दिन उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। देखते ही देखते ये विद्रोह कानपुर, लखनऊ और झांसी तक बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह फैल गया। ब्रिटिशर्स को तो एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि अचानक उनके पैरों तले से जमीन कैसे खिसक गई। अब आते हैं इस क्रांति के असली हीरोज पर, वो लोग जिनके बिना ये इतिहास अधूरा है। जब भी ऐसी कोई लहर उठती है ना, तो कुछ ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके अद्भुत साहस को आज कौन भूल सकता है। जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर उनका अपना राज्य छीना गया तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि हथियार उठा लिए। एक ट्रू वॉरियर क्वीन की तरह अपनी आर्मी को लीड करते हुए वो अंग्रेजों से भिड़ गईं। उन्होंने आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारी और आज़ादी की एक अमर प्रतीक बन गईं। और यहाँ तात्या तोपे का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इनकी गरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स ने अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रख दिया था। कानपुर को कैप्चर करना हो या फिर हारने के बाद भी निकलकर एक बिल्कुल नई फौज खड़ी कर लेना, तात्या तोपे ने बार बार ब्रिटिश फोर्सेस पर अचानक हमले किए। उनका शार्प दिमाग और चतुराई सच में इस रिबेलियन की बैकबोन थी। लेकिन बात सिर्फ 1-2 नामों तक लिमिटेड नहीं थी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहिब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह। और सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? किसान, सैनिक और अलग-अलग धर्मों के लोग अपनी जात पात भूलकर इन लीडर्स के पीछे बिल्कुल चट्टान की तरह एक साथ खड़े हो गए थे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर इतना जोश और यूनिटी थी तो ये क्रांति फेल क्यों हुई? देखिए, सिर्फ जोश से जंगें नहीं जीती जाती, सामने वाले की तैयारी देखना भी तो जरूरी है ना। फैक्ट ये है कि हमारे क्रांतिकारियों के पास पुराने हथियार थे और एक सेंट्रल लीडरशिप की बहुत कमी थी। ज्यादातर लोग अपने लोकल मकसद के लिए लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश फोर्सेस के पास मॉडर्न मिलिट्री टेक्निक्स, हाईली एक्सपीरियंस्ड जनरल्स और एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर था। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो अंग्रेजों के पास था, वो था कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक रियल गेम चेंजर था। सोचिए, जब हमारे रेबल्स घोड़ों पर या चलकर फिजिकली संदेश भेज रहे थे जो रास्ते में अक्सर पकड़े जाते थे, तब अंग्रेज इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और नई बनी रेलवेज का यूज कर रहे थे। रेलवेज की मदद से वो अपनी फौज बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते थे। इस प्योर फैक्ट को पंजाब के जुडिशियल कमिश्नर रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी का ये स्टेटमेंट बहुत गहराई से समझाता है। उन्होंने कहा था, द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ हैज सेव्ड अस,
मतलब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों का एक साइलेंट लेकिन सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। अब बढ़ते हैं उस पहलू की तरफ जिसे मानना थोड़ा मुश्किल है, गद्दारी और इस क्रांति के असली विलेंस। टेक्नोलॉजी और वेपन्स तो सिर्फ बाहरी कारण थे, बिना किसी बायस के। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो सच्चाई थोड़ी कड़वी है। क्रांति के फेल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न था हमारा अंदरूनी विभाजन, इंटरनल डिवीजन। उस वक्त भारत के पास एक यूनिफाइड नेशन का कोई शेयर्ड विजन नहीं था। पढ़े लिखे लोग और बड़े व्यापारी इस पूरे रिवोल्ट से दूर ही रहे। और तो और साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के बड़े हिस्सों ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। जब आधा देश शांत था तो अंग्रेज़ों के लिए इस विद्रोह को दबाना काफ़ी आसान हो गया। इसके अलावा पुरानी फ्यूडल दुश्मनी एक बहुत अहम मुद्दा थी। कई बड़े रीजनल रूलर्स ने या तो न्यूट्रल रहना चुना या ऑफिशियली अंग्रेज़ों का साथ दिया। जैसे सिख्स को ये डर था कि अगर क्रांति सक्सेसफुल हुई तो मुगल्स फिर से पावर में आ जाएंगे। राजपूत चीफ्टन्स, हैदराबाद के निज़ाम और ग्वालियर के सिंधिया की आर्मीज, उन सब ने उस वक्त अंग्रेज़ों की साइड रहना ही ठीक समझा। ये पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स आज़ादी की इस लहर पर भारी पड़ गए। और सबसे दर्दनाक बात थी गद्दारी, अपनों का धोखा। ब्रिटिश स्पाइज लगातार क्रांतिकारियों के प्लान्स लीक कर रहे थे। यहाँ तक कि महान तात्या टोपे को उनकी ही एक जमींदार दोस्त ने धोखा दिया और सोते हुए उन्हें अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। ऐसे इंटरनल इंटेलिजेंस फेलियर्स ने इस पूरे मूवमेंट की कमर तोड़ दी। इस सब का नतीजा निकला क्रांति का एक बेहद दर्दनाक अंत। अपने ही लोगों के धोखे और टेक्नोलॉजी के आगे ये महान क्रांति धीरे धीरे बिखरने लगी। 20 सितंबर 1857 को भारी नुकसान के बाद अंग्रेज़ों ने वापस दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया और उनके बेटों को बेरहमी से मार दिया गया। फिर 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए शहीद हो गई और 15 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। 1859 का अंत आते आते पूरे देश में ब्रिटिश अथॉरिटी फिर से पूरी तरह जम चुकी थी। लेकिन क्या यहाँ सच में सब कुछ खत्म हो गया था या ये आज़ादी की एक नई शुरुआत थी? इतिहास में हार और जीत इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। 1857 की उस आग ने ब्रिटिश सरकार को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि अब चीज़ें पहले जैसी तो नहीं चल सकती। 1858 के क्वींस प्रोक्लेमेशन के आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ऑप्रेसिव राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। 1857 की क्रांति मिलिट्री लेवल पर फैली हुई थी, लेकिन इसी ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की फाउंडेशन रखी। इसने भारत के लोगों को ये एहसास दिलाया कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी हिला सकते हैं। उसी राख से वो आग पैदा हुई जिसने आगे चलकर देश को आज़ादी दिलाई। ये था रीओपन हिस्ट्री पार्ट 1। आपके हिसाब से अगर इंडिया यूनाइटेड होता तो क्या 1857 की क्रांति सक्सेसफुल हो सकती थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही हिस्ट्री और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।